दो हफ्ते में जो हमने एपिस्टेमोलॉजी की है फिलोसोफर के ताल्लुक से, पहले हमने सुकरात का एपिस्टेमोलॉजी क्या है। दरअसल एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। एरिस्टोटल यानी अरस्तु जो है एक बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं फिलोसफी की लाइन में और साइंसी लाइन में भी, और इनका मुकाम बहुत ऊंचा है, यहाँ तक कि इस्लामी नज़रिए में भी, यानी कि इस्लामी तारीख़ में भी इनको हमारे कई सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इनकी काबिलियत को माना है और जाना है। थोड़ा बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन बहरहाल ये बंदा जो था, ये था बंदा नॉलेजेबल पर्सन, और इसने मंतिक को और जो है फ़लसफ़े को और रीज़निंग को, आर्गुमेंट्स को जिस लेवल पे पहुंचाया है वो शायद ही कोई पहुंचा पाया हो। तो एरिस्टोटल को बहुत सारे लक़ब मिले हैं, इनको लक़ब मिले उस्ताद अव्वलीन, उस्ताद अल अव्वलीन तक इनको कहा गया है, मुअल्लिम अव्वल भी कहा गया है, और शेख अल फ़लासफ़ा भी इनको कहा गया है। तो फ़लासफ़ा के बानी माना जाता है इनको एक हिसाब से। वैसे तो सुकरात हैं जो हैं, लेकिन इनका दर्जा जो है वो बहुत ऊंचा है। 400 के लगभग इन्होंने किताबें लिखी हैं, और कोई भी ऐसा मौजू नहीं है, कुछ एक दुक्का रह गए होंगे मॉडर्न फ़िलासफ़ी के एतबार से, लेकिन कोई भी उस ज़माने के एतबार से ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिन पे इन्होंने अपनी राय ना रखी हो और अपनी इस राय पे उन्होंने लिखा ना हो। तो बहुत पहुंची हुई शख्सियत हैं इस लिहाज से। तो अब हम देखते हैं कि इनकी फ़िलासफ़ी दरअसल क्या है। हम चूँकि एपिस्टेमोलॉजी के ज़हन से बात कर रहे हैं, तो हम एपिस्टेमोलॉजी पे ही देखेंगे कि इनकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है। बाकी मोरालिटी पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मोरालिटी भी हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे आगे टाइम पे। लेकिन बहरहाल आज मैं बात करता हूँ, तो इनका जो सबसे पहला है एरिस्टोटल की जो एपिस्टेमोलॉजी है वो है सेंस, यानी कि हिस्से इदराक पे ये जो है इन्होंने जोर दिया है। इसके मुताबिक क्या है कि इल्म का आगाज़ जो है वो हमारे हिस्से होता है, यानी कि हमारे सेंसेस से होता है। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा है कि जो है वो अकल, यानी कि रीजनिंग, जाहिर सी बात है। इन्होंने कहा कि हिस्से जो है वो, यानी कि सेंसेस से जो है मुकम्मल इल्म हासिल नहीं होता, अकल और मंतकी सोच भी उसके लिए लाजिम है। तीसरा इन्होंने एक इंडक्टिव रीजनिंग का भी इनके तरफ मंसूब किया जाता है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग की शुरुआत हुई है वो इन्होंने दी है। और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, ये हमारे फ़िक़्ह में भी इस्तेमाल की जाती है। इंडक्टिव रीजनिंग जो है, अभी कुछ टाइम पहले आसिम भाई ने एक कोर्स करवाया था ट्रू रैशनैलिटी का, तो उसमें अगर बहुत सारे हजरात यहाँ से अहबाब ज्वाइन हुए होंगे तो उनको पता होगा इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, मंतिक, इन पे सब पे गुफ्तगू हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई थी और बहुत बड़ा मुफीद कोर्स रहा है वो, जिन लोगों ने किया है उनको पता होगा। तो एरिस्टोटल की जो एपिस्टेमोलॉजी है उसमें ये इंडक्टिव का बहुत बड़ा और अहम किरदार है। तो ये क्या है, ये तरीका दरअसल ये है कि ये ख़ास वाक़ये से आम की तरफ ले जाता है, यानी कि ख़ास चीज़ से आम की तरफ ले जाता है। कैसे? अगर हम देखें कि एक आर्गुमेंट भी दिया था बेकन ने, शायद बेकन ने दिया था कि दुनिया में जो है वो सारे सॉन जो हैं वो ब्लैक होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक कोई ब्लैक सॉन देखा ही नहीं, जितने भी देखे सारे वाइट देखे। यानी कि ख़ास से आम तक ले जाना, इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। मिसाल दूसरी भी ले लीजिए कि हमने आज तक जितने भी परिंदे देखे हैं उन सब के पर होते हैं। तो इससे हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं, ये नतीजा निकालते हैं कि हर परिंदे के पंख होते हैं और हर परिंदा पंखों की तरफ ले जाना। चौथा जो इनका जाब्ता था वो था असबाब उसूल, यानी कि कॉज़ैलिटी, जो जिसके लिए एरिस्टोटल फेमस है। एरिस्टोटल की कॉज़ैलिटी का जो है वो सिस्टम बहुत ही आज की मॉडर्न फ़िलासफ़ी और मॉडर्न साइंस में भी इसको लिया जाता है, और बुनियादें ही इस पे टिकी हुई हैं। तो क्या था ये, मैं आपसे एग्ज़ाम कर दूँ। इनके नज़दीक जो है, एरिस्टोटल के नज़दीक इल्म को असबाब यानी कॉज़ की समझ से भी समझा जाएगा, इसकी भी ज़रूरत है, या ये भी इंसान की समझ में नॉलेज को जोड़ता है। और इन्होंने क्या रखा है उसमें, हर चीज़ के 4 सबब रखे हैं इन्होंने, असबाब रखे हैं, हर चीज़ के 4 कॉज़ रखे हैं। एक तो मटीरियल, मादी, कोई चीज़ किसी मटीरियल से बनी है, पहला तो ये। दूसरा फॉर्मल कॉज़, यानी कि उसकी फॉर्म होगी, कोई चीज़ अपनी शकल या तरीका किसी तरह से वाज़ेह करती है। तीसरा एफिशिएंट कॉज़, यानी कि वो किसी ने बनाई होगी।
बनी होगी, मतलब वो बनाई होगी। और चौथा जो है वो है फाइनल कॉज, कोई चीज़ का मकसद किस चीज़ के लिए बनी। तो अब जो है वो ये 4 चीज़ें रखी हैं, और इन्होंने एक 5वां और है इनका, वो ये है कि 5वें को इतना नहीं लिया जाता, लेकिन बहरहाल गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। एरिस्टोटल का कहना है कि इल्म सिर्फ जो है वो थ्योरीज पर मबनी नहीं होना चाहिए बल्कि उसके लिए तजुर्बात और दलीलों से भी उसको साबित किया जाना चाहिए। तो ये इनका कहना था कि उसके लिए तजुर्बा और दलील भी अहम है। तो अब हमने ये 4 या 5 जाब्ते जान लिए हैं कि एरिस्टोटल की एपिस्टेमोलॉजी में क्या है, कि उसकी रियलिज्म पे मबनी है, और उसका जो है वो चीज़ें आइडियाज़ या फॉर्म या जो हकीकत है उस पे भी मबनी है, और जो है वो तजुर्बे पे भी मबनी है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। अब देखते हैं एरिस्टोटल का ये जो सिलसिला है। अच्छा, एक और है इसमें, डिडक्टिव रीजनिंग भी इनकी तरफ जो है वो मंसूब की जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है कि आम से खास की तरफ जाना, आम से खास की तरफ जाना, यानी कि जो है वो सब इंसान फ़ानी है, और जैद भी एक इंसान है, इसलिए जैद भी जो है वो फ़ानी है। तो ये हो गया आम से खास की तरफ जाना। यहाँ पे सब इंसानों को पहले लिया गया, वहाँ पे चंद हंसों को पहले लिया गया, तो इसको बोलते हैं आम से खास की तरफ जाना। अब इस पे देखते हैं कि ये जो इन्होंने जो कॉजालिटी का रखा है, तो मैं कॉजालिटी पे थोड़ा बात कर लूँ। कॉजालिटी के ताल्लुक से ये बात भी आई है कि एरिस्टोटल ने बाद में इस चीज़ पे इस तरह से जोड़ना शुरू किया कि दरअसल जो फाइनल कॉज है, वो फाइनल कॉज ही जो है वो एफिशिएंट कॉज को उभारता है किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, यानी कि उसको बनाने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फाइनल कॉज और एफिशिएंट कॉज को उन्होंने एक नज़र से देखा है, क्योंकि फाइनल कॉज ही जो है वो एफिशिएंट कॉज है, उसको उभारेगा कि वो अपने आप को इस तरह से बनाए, ये कॉज इस तरह से बनाए, और वो फिर अपनी फाइनल यानी कि कंप्लीटनेस तक पहुंच जाए, और कंप्लीटनेस तक पहुंचने को ही इन्होंने फाइनल कॉज कहा है। तो फाइनल कॉज को आप एफिशिएंट कॉज की दायरे में भी समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन बहरहाल इतना चलेगा। दूसरा, इन्होंने कोशिश तो की कि ये सब चीज़ों को लाके एक कॉज पे जो है वो रख दें, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कुछ पहले नज़रियात दे दिए थे, उन नज़रियात की बुनियाद पे इन चीज़ों को नहीं ला पाए कि सारी चीज़ों को मिला के मैं एक कॉज पे लाके बांध दूँ, तो बांध नहीं पाए। एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज को तो बांध दिया इन्होंने, फॉर्मल कॉज को और मटीरियल कॉज को इनको अलग अलग रखना पड़ा, यानी कि एक फॉर्म है और एक मटेरियल है। तो इनके लिए कहा जाता है कि ये मादे के इटरनली होने के कायल हैं, कि मादा इटरनली है, लेकिन उस मादे को मूव करने के लिए एक अनमूव्ड मूवर का होना जरूरी है, जो जिसको खुदा भी कह सकते हैं। बहरहाल वो क्रिएटर तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुकम्मल कामिल क्रिएटर वही होगा जो नथिंग से समथिंग को क्रिएट करेगा, यानी कि कुछ नहीं से कुछ को क्रिएट करेगा, उसी को हम एक कामिल क्रिएटर कह सकते हैं। तो इनके नज़दीक अनमूव्ड मूवर का भी एक नज़रिया है। लेकिन अब आगे देखते हैं हम, आगे इनका क्या कहना है। इनका कहना ये है कि चूंकि ये इस तरह से दुनिया काम कर रही है, और इन्होंने यहाँ पे जो है वो प्लेटो को रद्द किया, जो मैंने पिछली बार आपको कहा था कि ये प्लेटो ने कहा कि एक फॉर्म का वर्ल्ड अलग है और ये वर्ल्ड अलग है, ये वाला वर्ल्ड अलग है, ये कॉपी है उस वर्ल्ड की। जो फॉर्म वाला, असल फॉर्म वाला वर्ल्ड है, ये उसकी कॉपी है। यहाँ का गुलाब मुरझाता है, लेकिन वहाँ का जो गुलाब की गुलाबनेस है, रोज की रोजनेस है, हॉर्स की हॉर्सनेस है, वो ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा एक जैसी रहती है। तो इन्होंने इसका भी रद्द किया है। इन्होंने कहा है कि हमें उस दुनिया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते या जिसको हम नहीं समझ सकते, उस पर हमने जाना ही क्यों है, जिसके पास में हमारी कोई दलील नहीं है हमारे पास, और ना हम उसको कोई अकली तौर पे उसको हम एक्सप्लेन कर सकते। तो हमें इस दुनिया में जो दिखता है, हमें इसी दुनिया में उन चीज़ों को लेना चाहिए। दरअसल एरिस्टोटल के बारे में ये भी कहा जाता है कि एरिस्टोटल जो थे वो इस दुनिया के फिलोसफर थे, यानी कि इस दुनिया की फिलोसफ बातों को लेके बात करते थे। प्लेटो जो थे वो एक मेटाफिजिक वर्ल्ड की बात करते थे, लेकिन इन्होंने उनका एक जो फॉर्म वाला वर्ल्ड है उसका डिनाई करके अपना आप इधर दिया कि फॉर्म भी यही मौजूद है और असल भी यही मौजूद है और उसकी कॉपियाँ भी यही मौजूद है। दूसरा कोई ऐसा जहान एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें फॉर्म ही फॉर्म्स हो और हम उसकी कॉपी हों।
तो ये इनका दरअसल मुख्तसर अंदाज में मैंने आपको इनका एपिस्टेमोलॉजी का फ़लसफ़ा बता दिया। अब देखते हैं कि इस्लामी नज़रिया इस पे क्या कहता है। तो इस्लामी नज़रिया, चूँकि अल-फ़राबी जो हैं वो गुज़रे हैं एक, तो उनके ताल्लुक से भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं, उस पे मैं नहीं जाऊँगा, इख्तलाफ़ात हैं। इसी तरह से इब्न सीना ने भी इनको लिया है, इब्न रुश्द ने भी इनको कोट किया है, उनकी बहुत सारी थ्योरीज़ को, इनकी बहुत सारे फ़लसफ़े फ़िलॉसफ़ी को एक्सेप्ट किया है। अल-फ़राबी तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए थे। उन्होंने जो है वो इन्होंने 4 कॉज़ दिए, उन्होंने 10 चीज़ें जो हैं वो 10 कॉज़ टाइप के दे दिए थे, और उस पे फिर 11वीं जो थी वो दुनिया का असबाब बना, वो सबब बना, मुसब्बब जो बना 10 तरह के। तो अल-फ़राबी को तो ख़ैर हम इस लिस्ट से निकाल देते हैं। इसी तरह से इब्न सीना को भी अभी हम फ़िलहाल इस लिस्ट से साइड कर रहे हैं। हम बात करेंगे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की। उन्होंने इनको कैसे किस तरह से लेकर चले। तो इमाम गज़ाली ने जो है वो सबसे पहले इनका जो कॉज़ालिटी का रूल था, उस कॉज़ालिटी के रूल का इनकार किया, कि उन्होंने इस तरह से इस असबाब वाले उसूल का रद्द किया कि एरिस्टोटल का कहना था कि हर चीज़ का सबब है, और उस सबब के बाद ही जो है कोई हर चीज़ का एक ना एक कॉज़ है, और उसके बाद इफ़ेक्ट है। तो इमाम गज़ाली इसको लिखते हैं अपनी किताब तहफ़्फ़ुल मलाहिदा में। उन्होंने कहा कि हर चीज़ का एक कॉज़ हमें ज़ाहिरी तौर पे तो नज़र आता है, लेकिन असल में हर चीज़ के पीछे अल्लाह की मर्ज़ी होती है। अगर आग जला रही है तो आग ये नहीं है कि आग के अंदर खुद इतनी क़ुव्वत है कि वो किसी चीज़ को जला दे। इसी तरह से पानी के अंदर किसी इस तरह की वो नहीं है कि वो प्यास बुझा दे। हाँ, अल्लाह की मर्ज़ी उसमें शामिल हाल होती है। जब तक अल्लाह का अमर है तब तक आग भी जला रही है और पानी प्यास भी बुझा रहा है। अल्लाह का अमर अगर बीच में से निकाल दें तो इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि हमारे ज़ाहिरी तौर पे तो हमें दिख रहा है कि अगर आग जल रही है, यानी कि गर्माहट का कॉज़ आग है, जलन का कॉज़ आग है, और प्यास बुझने का कॉज़ पानी है। तो ये हमें ज़ाहिर तो दिखता है। एरिस्टोटल ने इसी की बात की, लेकिन इमाम गज़ाली ने इसको रद्द करते हुए कहा कि अगर हम ऐसा देखेंगे तो फिर हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि अल्लाह जो है वो एक सिर्फ अनमूव्ड मूवर बन के रह जाएगा। अनमूव्ड मूवर का भी एरिस्टोटल ने ही दिया था, कि एक अनमूव्ड मूवर ऐसा है कि जैसे बी को आगे बढ़ने के लिए ए की ज़रूरत है, और सी को आगे बढ़ने के लिए बी की ज़रूरत है, और डी को आगे बढ़ने के लिए सी की ज़रूरत है। इसी तरह से मैटर को और फॉर्म को आगे बढ़ने के लिए एक अनमूव्ड मूवर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो अनमूव्ड मूवर को ही क्रिएटर माना है। क्रिएटर यानी कि खालिक माना है, खुदा माना है। लेकिन उसने एक बार पुशअप तो कर दिया, उसके बाद उसका काम खत्म। तो एरिस्टोटल का नज़रियात में ये था कि एक बार उसने पुशअप कर दिया, बस उसके बाद उसका काम खत्म। तो इमाम गज़ाली इसको रद्द करते हुए कहते हैं कि नहीं, बल्कि क्रिएटर दरअसल वो होगा कि जो अपनी बनाई हुई क्रिएशन में इन्वॉल्व भी होगा, यानी कि वो उसको ऐसा नहीं कि एक बार बना के छोड़ देगा और बस बैठ के जाएगा कहीं पे अपना जाके आराम फरमाएगा और क्रिएशन चल रही है जैसे चल रही है, नहीं, उसका इंटरफेयर भी होगा उसमें। तो अगर हम इस नज़रिए को मान लेते हैं कि हर इफ़ेक्ट के पीछे कोई कॉज़ है, तो फिर हमें ये वाला नज़रिया रद्द करना पड़ेगा कि वो जो है वो इस अपनी बनाई हुई क्रिएशन में इंटरवेन नहीं करता। तो इसलिए इमाम गज़ाली ने कहा कि ये एरिस्टोटल का जो ये कहना है ये गलत है। दरअसल हर एक कॉज़ के पीछे, हर एक सबब के पीछे, यानी कि इफ़ेक्ट के पीछे कॉज़ तो होता ही है जो हमें ज़ाहिर दिखता है, लेकिन उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल होती है। अब इसी तरह से इन्होंने जो इंडक्टिव रीजनिंग का जिक्र किया है, तो इसको भी इमाम गज़ाली ने किसी हद तक जाके थोड़ा बहुत इसको रद्द किया है, कि एरिस्टोटल का कहना था कि हम मुख्तलिफ तजुर्बात से आम नतीजे निकाल सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ तजुर्बात से, यानी कि हमने बहुत सारे परिंदों को देखा कि उनके पर हैं, तो हमने ये नतीजा निकाल लिया कि सारे परिंदे होंगे उनके पर ही होंगे। तो गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर भी तनकीद की और कहा कि भाई ये चीज़ जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब इसको मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि हम हर रोज़ देखते हैं कि सूरज निकल रहा है, तो ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा सूरज निकलेगा ही निकलेगा, है ना? अब ज़रूरी नहीं कि अगर रोज़ हम सूरज निकलते हुए देख रहे हैं तो ये हर दफ़ा होगा, ये ज़रूरी तो नहीं। हो सकता है किसी दिन सूरज ना निकले। तो इसी तरह से अगर हम ये देखेंगे कि जैसे फ्रांसिस्को बेकन ने दिया था कि चूँकि मैंने जहाँ भी गया मैंने देखे कि हंस जो होते हैं वो वाइट होते हैं, इसलिए उसने कहा कि सारे हंस जो है वाइट ही होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने पूरी दुनिया का या पूरी अर्थ का नहीं किया दौरा, तो आपको कैसे पता लगेगा कि सारे के सारे हंस जो हैं वो वाइट ही होते हैं, ब्लैक हंस भी तो होते हैं। तो इसी तरह से इस इंडक्टिव पे भी थोड़ा बहुत जो है वो तनकीद की जा सकती है। तो अब हम देखते हैं कि इमाम गज़ाली ने जो इन पे तनकीद की थी या इनके जो उसको रद्द किया था, वो दरअसल
उसके बाद उन्होंने क्या ज़ाब्ता रखा, लेकिन उससे पहले मैं जो हूँ लिंक पब्लिक कर देता हूँ आप लोगों के सामने, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इमाम गजाली का कहना था कि अकल, तजुर्बा, जितनी भी चीज़ें इन्होंने ऊपर रखी हैं, अकल, तजुर्बा और हर चीज़ का जानने का एक क्राइटेरिया अगर आप रख रहे हो, साइंस वगैरह, तो इन चीज़ों से ही आप जो है वो इल्म तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि हकीकी इल्म तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको वही की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि टेस्ट मनी, खबर की ज़रूरत भी पड़ेगी, वही की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये जो ज़ाहिरी असबाब के ताल्लुक से एरिस्टोटल का कहना था, उस पर भी हमने बात कर दी। अब दूसरी बात ये जो मैं आपसे कह रहा था कि जो है वो एरिस्टोटल ने क्या करा कि फॉर्म और मैटर को अलग मानना पड़ा उसे, और क्या नाम है इसका, फॉर्म वो एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज को एक श्रेणी में लाके उन्होंने रखा था। तो अब अगर हम देखेंगे कि एरिस्टोटल अगर किसी चीज़ को मानता है कि वो चीज़ जो है वो मटेरियल से बनी है, यानी कि जब मैटर से बनी है, तो उसका कहना था कि मादा जो है वो हम जो है वो कभी पूरा नहीं हो सकता बगैर फॉर्म के। यानी कि अगर लकड़ी पड़ी है, जब तक हम उसको कोई फॉर्म नहीं देंगे तब तक वो कुर्सी नहीं बनेगी। तो फॉर्म और मैटर दोनों का आपस में मेल होना जरूरी है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि हमने किसी किसी की मूर्त बनानी है, तो हमें उसको फॉर्म देना पड़ेगा। अगर हम फॉर्म नहीं देंगे तो मिट्टी का ढेर हो जाएगा। तो अब रही खुल के बात सामने आ रही है, वो ये आई है कि दो चीज़ें पे बात आके रुकी है। एक रुकी है फाइनल कॉज और एफिशिएंट कॉज, और एक रुकी है फॉर्मल कॉज और अपना उस पे मैटर पे मटेरियल कॉज। तो 4 कॉज से मिलके 2 कॉजेज पे आ गए थे। तो इन 2 कॉजेज के बाद उन्होंने मैटर को फिर जो है वो इटरनली उनको मानना पड़ा, हालांकि मैटर इटरनली नहीं हो सकता। तो ये जो एपिस्टेमोलॉजी के ताल्लुक से मैंने हल्की सी गुफ्तगू की, वो मैंने आपके सामने रख दी कि एरिस्टोटल का क्या मानना था, उनके नज़दीक जो है वो क्या जापता था हकीकत तक पहुंचने का।